नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों, भारतीय क्रिकेट टीम के चाहने वालों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक मैच का प्रीव्यू नहीं है, वह एक ऐसा गहरा दर्द है जो हर हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन के दिल में इस समय बुरी तरह सुलग रहा है। आज हम भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 पार्ट भी 20 सीरीज अब एक ऐसे शर्मनाक मोड़ पर आ चुकी है जहां से हम सीरीज जीत तो बिल्कुल नहीं सकते, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी है। 5 मैचों की इस सीरीज में पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि टीम इंडिया वापसी करेगी। लेकिन अब तीसरे T20 मुकाबले में जो शर्मनाक बेदम घुटने टेकने वाली हार हमें मिली है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इंग्लैंड इस समय सीरीज में 2-0 से आगे हो चुका है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस सीरीज का नतीजा अब सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर हम बाकी बचे दोनों के दोनों मैच जीत जाएं, तो सीरीज को बराबरी पर रोक सकते हैं, सीरीज को सिर्फ टाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर इस चौथे T20 मैच में भी एक भी गलती हुई तो इंग्लैंड इस सीरीज पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। तीसरे T20 मैच में जो हुआ उसे देखकर हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का सिर शर्म से झुक गया है। टीम इंडिया ने T20 इंटरनेशनल इतिहास की अपनी सबसे बड़ी हार का सामना किया है। इंग्लैंड ने हमें पूरे 125 रनों के विशाल अंतर से मात दी। यह रनों के मामले में भारत की आज तक की सबसे बड़ी शर्मनाक हार है। इससे पहले भारत 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रनों से, 2026 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों से, 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 51 रनों से हारा था। 125 रनों की यह शिकस्त एक कभी ना भूलने वाला जख्म बन चुकी है। पूरी भारतीय टीम महज 11.4 ओवर्स में सिर्फ 76 रनों पर सिमट गई, जो T20 इतिहास में भारत का दूसरा सबसे कम स्कोर है। इसी शर्मनाक स्थिति को देखते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर, हेड कोच गौतम गंभीर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। तीसरे T20 में मिली इस ऐतिहासिक शिकस्त के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम में रात के 3 बजे तक एक बेहद गंभीर मीटिंग चली। इस मीटिंग में कोच गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ कह दिया कि नाम बड़े, दर्शन छोटे वाले खिलाड़ियों के दिन अब लग चुके हैं। अगर टीम में रहना है तो मैच जिताकर दिखाना होगा। कप्तान श्रेयस अय्यर भी अपनी कप्तानी करियर को बचाने के लिए इस समय किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इन दोनों ने मिलकर चौथे T20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ऐसे बड़े, अप्रत्याशित, चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं जिसकी कल्पना शायद इंग्लैंड की टीम ने भी नहीं की होगी। जो खिलाड़ी लगातार फ्लॉप हो रहे थे, उन्हें बिना किसी हमदर्दी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। टीम में ऐसे अनुभवी, समझदार चेहरों को वापस लाया गया है जो क्रीज पर खड़े होकर मैच का पासा पलटना जानते हैं। लेकिन इस नई बदली हुई प्लेइंग 11 पर नजर डालने से पहले हमें उस घाव को कुरेदना होगा जो हमें तीसरे T20 में मिला है। हमें समझना होगा कि तीसरे मैच में भारतीय टीम के साथ ऐसा क्या अनर्थ हो गया कि पूरी दुनिया में हमारी बल्लेबाजी का मजाक बन गया। कप्तान श्रेयस अय्यर की लीडरशिप में वह कौन सी बड़ी कमियां हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम लगातार हार के दलदल में धंसती जा रही है। आइए सबसे पहले उस तीसरे T20 मुकाबले का पोस्टमार्टम करते हैं जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक बेहद शर्मनाक पन्ना जोड़ दिया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 201 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। टीम इंडिया को जीत के लिए 202 रनों का टारगेट मिला। हर किसी को उम्मीद थी कि बल्लेबाज पिछले मैच की गलतियों से सीखेंगे, एक संभलकर शुरुआत करेंगे, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने नॉटिंघम की पिच पर ऐसी आग उगलती हुई गेंदें फेंकी कि भारतीय टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय टीम ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही अपने 5 मुख्य बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। 54 रन के स्कोर पर हमारे 5 विकेट गिर चुके थे। जब पावर प्ले में ही आपकी आधी टीम साफ हो जाए तो आप मैच जीतने की उम्मीद वहीं छोड़ देते। बल्लेबाज एक के बाद एक आते गए, बिना पिच का मिजाज समझे, सीमिंग कंडीशंस में हवा में शॉट खेलकर अपना विकेट गिफ्ट में देते गए। इंग्लैंड की सीम स्विंग गेंदबाजी के सामने हमारे बल्लेबाजों की तकनीक की पोल खुलकर सामने आ गई। कोई फुटवर्क नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, बस एक अंधी चाहत थी कि हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा जाए।
इसी गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से भारत ने वह मैच पूरी तरह से गंवा दिया। पूरी टीम इंडिया इंग्लैंड के 201 रनों के जवाब में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जो इस समय सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है, कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। श्रेयस अय्यर के आंकड़े इस समय चीख चीख कर कह रहे हैं कि कप्तान के तौर पर वह पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम लगातार पिछले 5 T20 मैचों से एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि टीम इंडिया लगातार 5 मैचों में बिना किसी जीत के रहे। इस शर्मनाक सफर की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ पहले दूसरे T20 में हार से हुई। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच बेनतीजा रहा। फिर दूसरे तीसरे T20 में हमें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। तीसरे T20 में उनकी कप्तानी की गलतियां साफ तौर पर उजागर हुई। जब पावर प्ले में विकेट गिर रहे थे तब एक कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर को खुद क्रीज पर टिककर पारी को संभालना चाहिए था। वह खुद जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक खराब शॉट खेलकर मात्र 5 रन पर आउट हो गए। वह मोर्चे से टीम को लीड करने में पूरी तरह नाकाम रहे। मैदान पर जब विरोधी टीम बल्लेबाजी कर रही होती है तो अय्यर के चेहरे पर वह आक्रामकता, वह कप्तानी वाला तेवर कहीं नजर नहीं आता। गेंदबाजों का रोटेशन इतना खराब है कि जब विकेट की जरूरत होती है तो वह डिफेंसिव फील्डिंग लगा देते हैं। एक कप्तान का काम सिर्फ टॉस करना, फील्ड सजाना नहीं होता। मुश्किल वक्त में टीम का हौसला बढ़ाना, लीग से हटकर फैसले लेना होता है। अय्यर की कप्तानी में वह कड़ापन, विजन पूरी तरह गायब दिख रहा है। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द उनसे कप्तानी छीन ली जाएगी। चलिए अब उस रणभूमि की बात करते हैं जहां चौथा T20 मुकाबला खेला जाना है। यह मैच काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में होने जा रहा है। ब्रिस्टल की पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह मैदान पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ी जन्नत माना जाता है। यहां की पिच पर घास बहुत कम होती है, जिससे गेंद बल्ले पर सीधे बहुत अच्छे उछाल के साथ आती है। ब्रिस्टल की एक खासियत यह भी है कि यहां की हवा में थोड़ी नमी रहती है, जिसके कारण शुरुआती 3 से 4 ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी स्विंग मिल सकती है। जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है यह पिच पूरी तरह से पाटा हो जाती है। यहां की बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, विशेषकर स्क्वायर बाउंड्री इतनी छोटी है कि बल्ले का थोड़ा सा भी किनारा लगकर गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरती। स्पिन गेंदबाजों के लिए ब्रिस्टल का यह मैदान किसी बुरे सपने से कम नहीं है। छोटी बाउंड्री होने की वजह से बल्लेबाज उन्हें आसानी से टारगेट कर लेते हैं। टॉस की भूमिका यहां भी बहुत अहम होगी। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी चुनेगा। इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना बेहद आसान माना जाता है। शाम के वक्त ओस गिरने के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस वेन्यू के रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो ब्रिस्टल में अब तक जितने भी अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेले गए हैं उनमें ज्यादातर मैचों में स्कोर 180 के पार गया है। यहां का हाईएस्ट चेज भी काफी बड़ा रहा है, जिसका मतलब है कि गेंदबाजों के लिए यहां गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल शून्य है। भारत इंग्लैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस सीरीज से पहले तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी का था। पिछले 2 मैचों की हार ने भारत का पलड़ा थोड़ा कमजोर कर दिया है। इंग्लैंड की टीम इस समय अपने घरेलू मैदानों पर बेहद क्रूर क्रिकेट खेल रही है। उनके हौसले 7वें आसमान पर हैं। भारत को अगर उन्हें उनके घर में हराना है और तो कागजी आंकड़ों से बाहर निकलकर मैदान पर अपना 100% देना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे बात करते हैं उस नई प्लेइंग 11 की जिसे गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर ने इस चौथे T20 के लिए तैयार किया है। इस टीम में जो बदलाव किए गए हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक सोच काम कर रही है। सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला बदलाव हुआ है ओपनिंग स्लॉट। टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनके स्थान पर अब ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे संजू सैमसन। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिषेक शर्मा जैसे तूफानी खिलाड़ी को बाहर क्यों किया गया, तो इसका जवाब सीधा और साफ है। टीम इंडिया को इस समय पावर प्ले में अंधाधुंध शॉट खेलने वाले खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो क्रीज पर अंत तक टिका रहे, जो एंकर की भूमिका निभा सके। अभिषेक शर्मा के साथ दिक्कत यह है कि वो आते ही हर गेंद पर बल्ला घुमाते हैं, कभी वो 20-30 रन बना देते हैं। लेकिन क्या आपको याद है
कि अभिषेक शर्मा कभी 14वें या 15वें ओवर तक क्रीज पर टिके रहे हो? नहीं ना। T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि संजू सैमसन ने किस तरह समझदारी से पारियां खेली थी, जहां वो अंत तक रुके रहे और मैच जिताकर लौटे। संजू सैमसन का हालिया प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लाजवाब रहा है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने दिखा दिया है कि उनके पास क्लास भी है और जरूरत पड़ने पर गियर बदलने की ताकत भी। संजू का मजबूत पक्ष उनका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला जाने वाला शॉट और पेस बॉलर्स की गति का इस्तेमाल करके फाइन लेग पर बाउंड्री बटोरना है। उनकी कमजोरी की बात करें तो कभी कभी वह शुरुआत में गेंद को भांपने में थोड़ा वक्त लेते हैं, जिससे उन पर डॉट बॉल्स का दबाव बन जाता है। लेकिन स्पिन और पेस के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार है। विशेषकर स्पिनर्स के खिलाफ वह बैकफुट पर जाकर जो पुल और कट शॉट खेलते हैं वो काबिले तारीफ है। संजू सैमसन के साथ ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में नजर आएंगे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। वैभव को टीम में बरकरार रखा गया है ताकि मैदान पर राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बना रहे। क्रिकेट में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। वैभव सूर्यवंशी का हालिया प्रदर्शन बेहद उत्साहजनक रहा है। पिछले मैच में जब सीनियर बल्लेबाज फेल हो रहे थे, तब इस युवा ने 260 के स्ट्राइक रेट से 2 छक्के लगाकर अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई थी। हालांकि वैभव भी दोनों मैचों में फ्लॉप रहे हैं। वैभव का मजबूत पक्ष उनका निडर रवैया है। वह शॉर्ट पिच गेंदों से डरते नहीं हैं, उन्हें बहुत ही खूबसूरती से पुल करते हैं। उनकी कमजोरी यह है कि ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई स्विंग गेंदें उन्हें परेशान करती हैं, जहां वह कभी कभी अपना बल्ला छोड़ देते हैं। पेस गेंदबाजों के खिलाफ उनका बल्ला खूब चलता है, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज में उन्हें स्पिनर्स के खिलाफ अपनी तकनीक को थोड़ा और पुख्ता करना होगा ताकि वो एक बड़ी पारी खेल सके। वन डाउन की पोजीशन पर एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। टीम इंडिया ने ईशान किशन को बाहर बैठा दिया है और उनकी जगह टीम में एंट्री हुई है केएल राहुल की। ईशान किशन को बाहर करने की वजह बहुत साफ है, उनका हालिया प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 1, 12, 0, 49 और 13 रन बनाए हैं। वह कठिन और सीमिंग पिचों पर पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। गंभीर उन्हें एक ब्लाइंड स्लॉगर मानने लगे हैं, जिनका विदेशी परिस्थितियों में प्रदर्शन हमेशा से बेहद निराशाजनक रहा है। ईशान किशन स्विंग होती गेंदों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आते हैं। उनकी जगह केएल राहुल को लाने का मकसद टीम के मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को एक मजबूती और अनुभव देना है। राहुल का हालिया प्रदर्शन और उनका आईपीएल रिकॉर्ड गवाही देता है कि वह तकनीकी रूप से भारत के सबसे सक्षम बल्लेबाजों में से एक है। केएल राहुल का मजबूत पक्ष उनकी क्लासिक बल्लेबाजी है। वो क्लासिकल शॉट्स खेलकर भी 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। उनकी कमजोरी की बात करें तो कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक हो जाते हैं, जिससे पूरी टीम पर दबाव आ जाता है। पेस बॉलिंग के खिलाफ राहुल का रिकॉर्ड दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता है। वह इंग्लैंड की तेज और मददगार पिचों पर खेलने का लंबा अनुभव रखते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ भी वह कदमों का इस्तेमाल करके आसानी से हवा में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। नंबर 3 पर राहुल की मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी को वह गहराई देगी जिसकी पिछले मैच में भारी कमी थी। नंबर 4 पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। जैसा कि हमने पहले कहा, यह मैच अय्यर के लिए अपनी कप्तानी और टीम में अपनी जगह दोनों को बचाने की आखिरी जंग है। अय्यर का हालिया प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। पिछले मैच में वो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान के तौर पर उन पर जो दबाव है वह उनकी बल्लेबाजी में भी साफ दिख रहा। श्रेयस अय्यर का मजबूत पक्ष स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका कातिलाना अंदाज है। वह स्पिनर्स को क्रीज से बाहर निकलकर सामने की तरफ लंबे छक्के मारने में माहिर है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी और जगजाहिर कमजोरी शॉर्ट पिच डिलीवरी है। इंग्लैंड के गेंदबाज जैसे ही देखते हैं कि अय्यर क्रीज पर आए हैं, वो उनके शरीर को निशाना बनाकर तेज बाउंसर फेंकना शुरू कर देते हैं। अय्यर को इस कमजोरी से पार पाना ही होगा। पेस के खिलाफ उन्हें अपने रिफ्लेक्स को तेज करना होगा और ब्रिस्टल की छोटी बाउंड्री का फायदा उठाने के लिए ग्राउंडेड शॉट्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। 5वें नंबर पर खेलेंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस टीम की सबसे बड़ी जान है और एक प्योर ऑलराउंडर के तौर पर उनका रोल बेहद अहम है। उनका हालिया प्रदर्शन, चाहे वह भारतीय जर्सी में हो या आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए, हमेशा संकट मोचक का रहा है। हार्दिक का मजबूत पक्ष मैच की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना है। अगर विकेट जल्दी गिर जाते हैं, वह गेम को डीप लेकर जा सकते हैं और अगर आखिरी ओवर्स में रन बनाने हैं, वो पहली ही गेंद से लंबे छक्के जड़ सकते हैं।
उनकी कमजोरी की बात करें तो कभी कभी वो अपनी फिटनेस की वजह से पूरी ताकत से गेंदबाजी नहीं कर पाते। बल्ले से वो ऑफ स्टंप के बाहर की स्लोअर गेंदों पर फंस जाते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ हार्दिक का बल्ला हमेशा आग उगलता है। वह गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करके उसे बाउंड्री के पार भेजते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ वह थोड़े धीमे जरूर होते हैं। मौका मिलने पर वह लॉग ऑन और लॉग ऑफ के ऊपर से बड़े शॉट्स खेलने से पीछे नहीं हटते। छठे नंबर की पोजीशन पर एक और बड़ा बदलाव किया गया है। फ्लॉप साबित हो रहे तिलक वर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनकी जगह टीम में वापस आए हैं असली मैच फिनिशर रिंकू सिंह। तिलक वर्मा पिछले मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे। उन्होंने 11 गेंदें खेलकर सिर्फ 3 रन बनाए, जिससे मिडिल ओवर्स में टीम का मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो गया। रिंकू सिंह की वापसी से भारतीय लोअर मिडिल ऑर्डर को वह आक्रामकता मिलेगी जिसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। रिंकू सिंह का हालिया प्रदर्शन T20 अंतरराष्ट्रीय में किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। आईपीएल में केकेआर के लिए 5 गेंदों पर 5 छक्के मारने का कारनामा करने वाले रिंकू का सबसे मजबूत पक्ष उनका गजब का कूल माइंडसेट है। वह मैच की आखिरी गेंद पर भी पैनिक नहीं होते। उनकी कमजोरी की बात करें तो शुरुआत में जब वो क्रीज पर आते हैं, एक्सप्रेस पेस के खिलाफ उन्हें थोड़ा सेटल होने में समय लगता है। पेस बॉलर्स के खिलाफ डेथ ओवर्स में रिंकू का कोई सानी नहीं है। वो किसी भी लेंथ की गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का मादा रखते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ वो बहुत ही चतुराई से स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फील्डर असहाय हो जाते हैं। 7वें नंबर पर खेलेंगे शिवम दुबे। शिवम दुबे को टीम में बरकरार रखा गया है क्योंकि उनके पास वो एक्स फैक्टर है जो किसी भी स्पिन अटैक को तहस नहस कर सकता है। हालांकि पिछले मैच में वो सिर्फ 2 रन ही बना सके थे। गंभीर जानते हैं कि उनके बल्ले में कितनी ताकत है। दुबे का हालिया प्रदर्शन विशेषकर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए बेहद शानदार रहा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में निखरने वाले दुबे का मजबूत पक्ष उनका विशाल कद और बिना फुटवर्क के भी सिर्फ हाथों के दम पर लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत है। स्पिनर्स के लिए दुबे एक काल की तरह हैं। वह मिडिल ओवर्स में आकर मैच का पूरा मोमेंटम भारत की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उनकी कमजोरी भी बहुत साफ है। अत्यधिक तेज गति और सटीक यॉर्कर के सामने वह संघर्ष करते नजर आते हैं। पेसर्स अगर उन्हें शॉर्ट और वाइड गेंदें फेंकते हैं, वह रन बनाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। हालांकि ब्रिस्टल की छोटी बाउंड्रीज को देखते हुए दुबे यहां बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। 8वें नंबर की पोजीशन पर टीम इंडिया ने एक बहुत ही अनुभवी और मास्टर स्ट्रोक बदलाव किया है। टीम में वापसी हुई है स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी इस बात का संकेत है कि गौतम गंभीर पावर प्ले में विकेट चटकाना चाहते हैं। भुवी का हालिया प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बहुत ही किफायती और शानदार रहा है। भुवनेश्वर कुमार का मजबूत पक्ष उनकी दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने की अद्भुत कला और उनका बेमिसाल कंट्रोल है। ब्रिस्टल की हवा में जो नमी होगी उसका भुवी से बेहतर इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। उनकी कमजोरी की बात करें तो अब उनके पास वह पुरानी रफ्तार नहीं रही है, जिससे डेथ ओवर्स में अगर उनकी यॉर्कर मिस होती है, बल्लेबाज उन पर बड़े शॉट्स आसानी से खेल लेते हैं। पेस और स्विंग के मामले में भुवी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। 9वें नंबर पर खेलेंगे भारत के मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को टीम में शामिल रखना बेहद जरूरी था क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में रन रोकने की काबिलियत रखते हैं। कुलदीप का हालिया प्रदर्शन वर्ल्ड क्रिकेट में एक मिसाल बन चुका है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार खेल दिखाने वाले कुलदीप का मजबूत पक्ष उनकी कलाई की अनोखी स्पिन गेंदबाजी और उनकी रहस्यमयी गुगली है, जिसे पढ़ पाना दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होता है। कुलदीप की कमजोरी यह है कि अगर पिच से उन्हें बिल्कुल भी टर्न नहीं मिलता, वह थोड़े रक्षात्मक हो जाता। पेसर्स के बाद कुलदीप ही वह गेंदबाज होंगे जो मिडिल ओवर्स में इंग्लैंड की रन गति पर लगाम लगाएंगे और विकेट चटकाएंगे। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो स्पिन के खिलाफ अक्सर घुटने टेक देते हैं, उनके सामने कुलदीप की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। 10वें नंबर पर तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह इस समय भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के सबसे प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। भले ही पिछले मैचों में पूरी टीम बिखर गई हो, अर्शदीप ने अपनी गेंदबाजी से हमेशा लड़ाई जारी रखी है। उनका हालिया प्रदर्शन और आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। अर्शदीप का मजबूत पक्ष नई गेंद से विकेट निकालना और डेथ ओवर्स में उनके पास मौजूद वेरिएशंस जैसे स्लोअर बाउंसर और वाइड यॉर्कर है। उनकी कमजोरी की बात करें तो कभी कभी वह दबाव की स्थिति में अपनी लाइन खो देते हैं और अतिरिक्त रन दे बैठते हैं।
पेस और स्विंग के अनुकूल ब्रिस्टल की परिस्थितियों में अर्शदीप भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर एक बेहद घातक जोड़ी बनाएंगे और 11वें नंबर की पोजीशन पर खेलेंगे युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव। प्रिंस यादव को टीम मैनेजमेंट ने तीसरे टी20 में मौका दिया था। टीम इंडिया भले ही 125 रन के विशाल अंतर से हार गई, लेकिन प्रिंस यादव ने टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन बॉलिंग की और अपने 4 ओवर में केवल 30 रन देकर 2 विकेट अपने नाम। प्रिंस का हालिया प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। उनके पास अच्छी खासी गति है जो बल्लेबाजों को चौंका सकती है। प्रिंस का मजबूत पक्ष उनकी हिट द डेक गेंदबाजी है। वह पिच पर गेंद को तेजी से पटकते हैं जिससे अतिरिक्त उछाल मिलता है। गौतम गंभीर का उन पर पूरा भरोसा है और ब्रिस्टल की पिच पर प्रिंस अपनी रफ्तार से इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर को जल्दी समेटने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर की वो नई बदली हुई और बेहद आक्रामक प्लेइंग 11 जो ब्रिस्टल के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को टाई करवाने के अपने मिशन की शुरुआत करने उतरेगी। इस टीम में अनुभव भी है, युवा जोश भी है और सबसे बड़ी बात इसमें वो समझदारी है जो मैच को अंत तक लेकर जा सके। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि ये नई प्लेइंग 11 भारत की नैया पार लगा पाती है। इंग्लैंड इस मैच को जीतकर सीरीज पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेता है। आपको क्या लगता है, क्या इस नई प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया ब्रिस्टल में इतिहास रच पाएगी?